हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 9th क्लास का साइंस का पेपर जो आपका फाइनल पेपर हुआ है 28 फरवरी 2025 को। तो ये वाले पेपर का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं डिटेल के साथ में। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वाली वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिलेगा जहां पर आपको जो है सारे पुराने पेपर्स वगैरह की जो PDF है वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा इस वाली वेबसाइट पर आपको। अब देखते हैं आपका जो साइंस का पेपर है वो कैसा आया हुआ था, किस तरीके के जो क्वेश्चंस थे वो आपसे पूछे गए थे। आपका जो पेपर था वो था 60 मिनट का और 3 घंटे का आपको जो है समय दिया गया था। और पेपर जो है ओवर द ऑल देखा गया है, मैंने चेक करा था तो काफ़ी आसान पेपर आया हुआ था 2025 के अंदर भी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। सेक्शन ये था आपका फिजिक्स वाला, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग क्या होगा। तो इसमें सीधा मैं फॉर्मूला पूछा हुआ था कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इसका आना था मास इंटू वेलोसिटी mv, जो है हमारा आंसर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है ECG जो है तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन ECG जो है टेक्निक, इसमें कौन सी वेव्स यूज होती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है, प्राध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चाल का मात्रक क्या है। चाल यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। मीटर सेकंड इनवर्स भी आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से, या मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान खालिस्तान है, यानी कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वाला जो आपका आंसर रहेगा। इसमें जो है आपको इस तरीके से भी लिख सकते थे 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2। इस तरीके से भी इस आंसर को लिखा जा सकता था, जौन से तरीके से भी आपने लिखा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा जो है आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपको अभिकथन और कारण को समझना था। अभिकथन हमको दिया हुआ था, एक गतिशील वस्तु सदैव कार्य करती है। पहले हमें ये जांचनी थी कि स्टेटमेंट सही है या नहीं है। उसके बाद में कारण दिया हुआ था, जो वस्तु गति में है उसमें ऊर्जा होती है जिसे हम सामान्यतः गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसके अंदर जो है क्या था, इसके अंदर जो ये वाली स्टेटमेंट थी, पहले वाली स्टेटमेंट थी गतिशील वस्तु सदैव कार्य करती है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट गलत थी। उसके बाद में जो वस्तु गति में है उसमें गतिज ऊर्जा होती है जिसे हम सामान्यतः गतिज ऊर्जा कहते हैं, ये स्टेटमेंट हमारी सही थी। तो हमारा जो है ऑप्शन डी आना था इस क्वेश्चन में, यानी ए तो असत्य है परंतु आर हमारा सत्य है। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज डज वर्क। तो ये स्टेटमेंट हमेशा जो है ये मूविंग ऑब्जेक्ट कार्य नहीं करता है, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत थी। अब इसके लिए जो है ना, ये आप में से काफ़ी सारे कन्फ्यूज हो गए होंगे। जो वर्क डन का फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से जब आप देखोगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो लॉजिक्स यहाँ पे यूज होते हैं, वो चीज़ की वजह से ये जो है वैल्यू जो है हमारी फॉल्स हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, उसके पीछे रीजन देना था क्यों। तो डिटेल में बताना था आपको कि जड़त्व के नियम के कारण होता है, जो न्यूटन का पहला नियम है, तो उसके कारण ऐसा हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो वस्तु विराम अवस्था में विराम में रहना चाहती है और जो गति में है तो वो गति में रहना चाहती है। तो इसका इस तरीके से आपको एक्सप्लेन आउट करना था। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री इफ वी आर विगरसली शेक इट्स ब्रांचेज ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसके रिगार्डिंग आपको डिस्क्राइब करना था। अगला क्वेश्चन देखो, मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, उसका क्या होगा, वो जीरो हो जाएगी जब वो पहुंच जाएगी। उसके अंदर फिर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। यानी कि फॉर्मूला पूछा हुआ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारा जो है आंसर था। इसमें जो है ना बच्चे ने जैसे लिखा हुआ फोर्स बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वेयर, इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, या फिर हम जो है m1 m2 भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की
गणना करनी थी हमको। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना था v इजिकल टू यू प्लस AT वाला, वैल्यूज पुट करनी थी और सोल्व कर देना था बस, ठीक है। द ब्रेक अप्लाई टू कार प्रोड्यूस एक्सेलरेशन दे रखा था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। अब यहाँ पे v जो है हमें वेलोसिटी जो है निकाल दे रखी है, ठीक है, इज इक्वल टू u प्लस में AT। u हमारी इनिशियल जो है वेलोसिटी यहाँ पे जो है लिखनी थी और a और t, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा जो है आपको सोल्व करना था, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना था और आपका जो आंसर था वो इस तरीके से आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और में जो है दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर के से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करना है पहले तो उसका त्वरण, यानी कि उसका जो है हमें क्या निकालना था, एक्सेलरेशन निकालना था। उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी थी। दो चीज़ें हमें निकालनी थी। तो पहले के लिए आपको पहले तो इनको जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में कर लो, यानी मीटर कितना होता है 1000, मल्टीप्लाई करना है आपको 18 और गुणा में 1000 और अपॉन में जो है आवर के लिए आपको जो है इसको सेकंड में 3600 से डिवाइड करना था। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे इसको सोल्व करना था, फिर आपका जो है 5 मीटर पर सेकंड आ जाता। अब यहाँ पे जो है ये आपकी जो है स्पीड आ गई आपकी जो है और एक्सेलरेशन आ गई, मतलब तो इसको जो है अभी सोल्व आउट करना था। ये एक्सेलरेशन को स्पीड आ चुकी थी आपके पास में, उसके बाद में ये इसको भी कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। तो ये जो है फॉर्मूला लगता है आपका एक्सेलरेशन जो है फाइनल जो एक्सेलरेशन होनी थी v माइनस यू अपॉन टी। तो 10 में से 5 गया और अपॉन में 5, तो हमारी 1 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन थी। उसके बाद में सेकंड वाले में डिस्टेंस कवर्ड, इसके लिए हमें जो है ये फॉर्मूला लगाना था s यानी डिस्टेंस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो a हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, तो ut की वैल्यू हमें जो है पुट करनी थी और सोल्व कर लेना था। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति आयाम के क्या से आपका क्या अभिप्राय, यानी वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, इनकी डेफिनेशन देनी थी। एक नंबर की एक डेफिनेशन थी। अगला क्वेश्चन था मुक्त पतन का त्वरण क्या है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो इसको क्या है ये चीज़ वो बतानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी पर एक पत्थर छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि स्टोन इज रिलीजिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। हाइट दे रखी थी 19.6 मीटर। कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होना था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अब इज इक्वल टू 2gh। तो इसमें वैल्यूज पुट करते और आपका जो आंसर आता 19.6 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखो, और में जो है दे रखा था इसमें किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। तो एक में ग्रेविटी होती है और एक जो है हमारा बिना ग्रेविटी, यानी मास जो है जिसमें ग्रेविटी नहीं होती उसे मास कहते हैं। मास के साथ में ग्रेविटी को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा जो है वेट आ जाता है। फिर किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर इसके भार का 1/6 गुणा क्यों होता है। वाई इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी कम होती है, अर्थ की ग्रेविटी जो है ज़्यादा होती है, मून की ग्रेविटी कम होती है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसका कम है, इस वजह से उसका वहाँ पर वेट क्या होता है, मास तो सेम है, मास कांस्टेंट है अर्थ पर भी वहाँ पर भी मून के ऊपर भी, लेकिन जो ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, मून की ग्रेविटी अलग है और अर्थ की अलग है। तो इसीलिए जो है अर्थ के कंपेयर्ड में वो 1/6 हो जाता है मून की ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी मल्टीप्लाई जो है वो वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए वो जो वेट है वो कम हो जाता है, वहाँ पे 1/6 हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो सेक्शन था हमारे पास सेक्शन बी रसायन विज्ञान केमिस्ट्री वाला सेक्शन था। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः ही मिलना क्या कहलाता है। तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन विसरण जो है इसको कहते हैं। व्हाट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड, उसको कहेंगे हम डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था रदरफोर्ड का अल्फा कण पार्टिकल प्रकीर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो वो था परमाणु केंद्रक के लिए। वो था ना गोल्ड प्लेटेड थी, उसमें एक बिंदु सा उसको मिल गया था, वो वाला एक्सपेरिमेंट है ये हमारा। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, वो थे एटॉमिक न्यूक्लियस की उसने डिस्कवरी करी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो 14th क्वेश्चन है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसको कहते हैं वाष्पीकरण। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर। लिक्विड को डायरेक्ट वेपर में जो है कन्वर्ट हो जाना एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है निलंबन एक खालिस्तान मिश्रण है, तो विषमांगी मिश्रण है। आ सस्पेंशन
इज आ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भरना था, हेटेरोजीनियस यहाँ पे आंसर आना था। उसके बाद में 16th क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे था आयन हमेशा धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। आयन में हमेशा जो है मल्टीपल चार्ज हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, नकारात्मक चार्ज भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमारे ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसमें भी जो है हमें गलत यहाँ पे इस 16th क्वेश्चन में भी देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो है साथ में आयरन इलेक्ट्रॉन के खोने या प्राप्त होने से बनते हैं। अब हमें ये वाली जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जांचनी थी, और इसमें जो है ये आयन जो है इलेक्ट्रॉन के खोने या प्राप्त होने से बनते हैं, ये बिल्कुल सही बात थी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही जो है उनको ही हम आयंस कहते हैं एक्चुअल में। तो अब जो है असर्शन रीजन इंग्लिश में भी देख लो, आयंस आर ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो चार्ज हो सकते हैं। आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात बिल्कुल सही थी। तो हमारा जो है आर सही था और ए फॉल्स था, तो इसका आंसर भी डी ऑप्शन था, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन था हमारे पास 17th क्वेश्चन, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो क्योंकि वहाँ पर उस समय ज़्यादा जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया देखने को हमें मिलती है, इसलिए ऐसा होता है, ड्यू टू हाई इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, यदि तत्व का Z बराबर 4 हो तो तत्व की संयोजकता क्या होगी? तत्व का नाम भी हमें लिखना था, संयोजकता यानी वैलेंसी। इफ Z इज इक्वल टू 4 व्हाट वुड बी द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ने एलिमेंट का नाम भी बताना था। Z बराबर 4 है हमारा, तो उसमें क्या होता है आपको एटॉमिक नंबर पता है ना, KLM वगैरह। तो Z हमें दे रखा है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 4, यानी कि फर्स्ट सेल में कितने आएंगे 2, उसके बाद बचे कितने 2 बाहर के, तो वो 2 जो है उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और 4 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारा बेरिलियम है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, दोनों चीज़ें हमें बतानी थी। और में जो है दूसरा क्वेश्चन देखो, Na पॉजिटिव की पूरी तरह से भरे हुए के व एल कोष होते हैं, व्याख्या करनी है। यानी Na पॉजिटिव हैज कम्प्लीटली फील्ड के एंड एल सेल, एक्सप्लेन करो इसके बारे में। यानी कि इसमें कम्प्लीटली फील्ड सेल, आपको KLM के बारे में पढ़ाया होगा स्कूल्स में है ना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, उसमें Na पॉजिटिव यहाँ पे देखा है Na 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो पॉजिटिव है इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया है, डोनेट कर दिया है Na पॉजिटिव ने। सोडियम का जो होता है इलेक्ट्रॉन, वो एटॉमिक नंबर वो है 11, लेकिन उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो है वैलेंसी थी इसकी 1, लेकिन इसने जो है डोनेट करने की वजह से अब 2 और 8 आ गए हैं, 1 इसके पास नहीं रहा, तो KL फुल्ली सेटिस्फाइड है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, KL सेल। तो इस तरीके से ये हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से उदाहरण सहित अंतर हमें बताना था, यहाँ पे डिफरेंस बताना था, फिजिकल केमिकल चेंज विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल भी साथ में देने थे। और में हमें दूसरा क्वेश्चन मिला, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी सॉल्यूशन और सस्पेंशन कैसे एक दूसरे से अलग है वो बताना था। उसके बाद में परिभाषित करनी थी, डेफिनेशन 1-1 नंबर में थी सारी। परमाणु, द्रव्यमान इकाई, द्रव्यमान संरक्षण नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये बताने थे आपको, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इनको डिफाइन करना था। उसके बाद में निम्नलिखित के हमें सूत्र लिखने थे, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो इनके जो है हमने आंसर साथ में लिख रखे हैं। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgCOH2, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो ये हमारा जो है आंसर्स आने थे इसके। अथवा में जो है हमें दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ था, इसमें जस्ट उल्टा किया था इन्होंने एलिमेंट दे दिया था, तो उसके बाद में उसका नाम बताना था हमको, ठीक है, सूत्रों द्वारा यौगिकों के नाम बताने। Al2SO4 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटासियम सल्फेट, KNO3 पोटासियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारे जो है आंसर्स होने थे। उसके बाद आता है सेक्शन C, जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस, बायोलॉजी वाला सेक्शन। कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया और खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड ने गलत दे रखा था, यानी कि या तो क्वेश्चन गलत मान लो भाई, या फिर ऑप्शन गलत मान लो। ये जो ऑप्शन हमें दिए हुए थे सारे के सारे गलत थे, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं था। अगला इसमें क्वेश्चन में देखो, वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका जो आंसर था, इसमें सारे ऑप्शंस गलत थे हमारे, इसका आंसर आना था राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम, जबकि यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऑप्शन ही हमारे गलत दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, शुष्क स्थानों पर पौधों से में जल के अक्षय से बचाव हेतु क्या महत्वपूर्ण है? तो क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे? मोटी जो है एपिडर्मिस महत्वपूर्ण है। वो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस इन ड्राई प्लेसेस?
थिक एपिडर्मिस, जो मोटी लेयर होती है ना उसको जो है, ताकि वो उनमें से ड्राइनेस जो पानी अंदर का वो सूख ना जाए इसलिए। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो वो होता है स्क्लेरन काइमा का। विच टिश्यू मेक्स द हस्क ऑफ कोकोनट? यह है स्क्लेरन काइमा, ये जो इसका नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, एक इटली मक्खी खालिस्तान का प्रयोग मधु उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो कौन सी मक्खी है? एपिस मेलिफेरा। ये जो है शहद का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो शहद का छत्ता होता है, हमारी जो लोकल मधुमक्खियाँ होती हैं उनका छत्ता कुछ ऐसे होता है और उनका शहद होता है सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। लेकिन एपिस मेलिफेरा एक ऐसी मधुमक्खी है जिसका पूरा छत्ता, यानी ये पूरा जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में जो है शहद भरा होता है, नीचे छोटी सी लेयर को छोड़ के जहाँ पे वो बच्चे देते हैं मधुमक्खियाँ, उसके अलावा पूरा छत्ते में शहद होता है, जबकि हमारी जो लोकल मधुमक्खियाँ हैं उनका सिर्फ ऊपर होता है। तो इसीलिए जो है ज़्यादा शहद उत्पादन के लिए एपिस मेलिफेरा का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो घर बनाने का संरचना है वो अलग होती है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होते हैं एपिस मेलिफेरा का। जो आपने सफ़ेद से टाइप में थोड़ा हनी देखा होगा ना, तो वो एपिस मेलिफेरा होता है। मार्केट में जो सेल होता है मोस्टली इसी मधुमक्खी का सेल होता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो है हमें क्या दिया हुआ है? अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है गाल्जी उपकरणों में पदार्थों का संचयन और रूपांतरण तथा बंद करने का कार्य करता है। बिल्कुल स्टेटमेंट हमारी सही है। गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ये भी बात सही है। अब हम देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो सही थी, लेकिन अगर लॉजिक यानी कारण की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि गाल्जी उपकरण के कारण पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करने का कार्य करता है। हम पूछेंगे भाई ये ऐसे कैसे करता है, तो कहते हैं लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। भाई मतलब ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, लेकिन इनका को रिलेशन आपस में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा इसमें। यानी कि ए और आर दोनों सत्य तो हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असर्शन और रीजन देख लो इसमें, गोल्जी बॉडीज स्टोर्स मॉडिफाइज एंड पैक प्रोडक्ट्स इन वेसल्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये भी ट्रू है, लेकिन इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं बन रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित के नाम बताने थे। उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर पर निर्माण करता है उसको कहते हैं एपिथेलियम। उत्तक जो पौधों के में भोजन का संवहन करता है उसको कहते हैं फ्लोएम। नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ द माउथ, तो उसको कहते हैं एपिथेलियम। कंप्लीट नाम अगर आपको लिखना था तो ये था स्टारिफाइड स्क्वेमस एथिलियम, लेकिन एपिथेलियम आपका सफिशिएंट था नाम। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो आपको दोनों का पता होना चाहिए। वैसे तो वाटर कौन सप्लाई करता है? जाइलम, और ऐसे ही जो है फूड कौन सप्लाई करता है? फ्लोएम टिश्यू। तो ये दोनों का आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। अथवा में जो है दूसरा क्वेश्चन था जहाँ पे आपको न्यूरॉन का एक डायग्राम बनाना था। ये भी काफ़ी आसान था डायग्राम बनाना भी, जिसमें आपको ये इस तरीके की संरचना देखोगे ना, वो ऐसी सी कुछ, और मतलब काइंड ऑफ दिखा रहा हूँ आपको, ऐसी सी एक पूंछ सी होती है वो, तो वो टाइप के, वो डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं, वो ऐसी सी संरचना आपको ये वाला बनाना था, ठीक है। कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच में भेद बताना था। इन तीनों के बीच में डिफरेंस आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है वृहद पोषक क्या है होते हैं और इन्हें वृहद पोषक क्यों कहते हैं? व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट? मैक्रो यानी बड़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनको आपको डिस्क्राइब आउट करना था। उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पावर जो है हमें प्रोवाइड कराते हैं। अगला क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, इसमें एक एक नंबर दो के मिक्स करके 5 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका को हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक। कोशिका को जीवन की संरचना व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? ये बताना था। प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? ये हमें लॉजिक देना था। अथवा में जो है हमें क्वेश्चन मिलता है एक ऐसे उत्तक का नाम बताइए जिसका अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेम एनी ऑर्गेनेली दैट कंटेन इट्स ओवन जेनेटिक मटेरियल, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? वो बताना। सुसाइडल बैग बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो ये जो है ये प्रोसेस आपको बताना था, डायग्राम वगैरह छाप के भी दिखाना था साथ में कि मैं ये फूड आ रहा है, ये खा गया, तो ऐसे करके वो पूरा डायग्राम है इसका, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना था। तो ये था आपका कंप्लीट पेपर यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी की अगर आपको पेपर्स वगैरह के PDF जो है डाउनलोड करनी है सारे सब्जेक्टों के पेपर्स की, प्रीवियस ईयर्स की, तो आप जो है वेबसाइट को यूज कर सकते हो cclchapter.com। गूगल पर जाकर ये नाम लिख लेना बस, CCL चैप्टर। इसमें हरियाणा बोर्ड के सेक्शन में आपको सारे जो पेपर्स वगैरह वो मिल जाएंगे। एक बार मैं वेबसाइट पे विजिट करके भी आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है मैं वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ वेबसाइट कैसे ओपन होगी, किस तरीके से दिखेगी। तो आप जब इस वेबसाइट पे विजिट करोगे cclchapter.com, ऐसी कुछ वेबसाइट मिलेगी। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको विजिट करना है हरियाणा बोर्ड में, और यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एक सेक्शन मिलेगा जहाँ से आप पुराने पेपर्स वगैरह की PDF डाउनलोड कर सकते हो। मॉडल पेपर
पेपर लेटेस्ट वाले आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मार्किंग स्कीम या जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको इस वेबसाइट से देखने को मिल जाएंगी प्रिपरेशन के लिए, और फ्री में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मिल जाएंगे जिनको आप प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।